अभिनंदन कोचिंग क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र क्या है? हमारे शरीर में जो हृदय उसमें वाहिनियों तथा धमनियों द्वारा ब्लड का जो परिसंचरण होता है इसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में हृदय में वाहिनियों तथा धमनियों द्वारा रक्त का परिवहन होता है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो हृदय उसके अंदर वाहिनियों तथा धमनियों द्वारा जो रक्त का परिवहन होता रहता है उसके लिए जो तंत्र है जिम्मेदार उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस जो परिसंचरण तंत्र का जनक है वो है विलियम हार्वे। जो मानव परिसंचरण तंत्र है उसका जनक है दोस्तों विलियम हार्वे। और जो रक्त से संबंधित या परिसंचरण तंत्र से संबंधित अध्ययन है उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है उसे हम एंजियोलॉजी कहते हैं। और जो हमारे परिसंचरण तंत्र है उसका जो जनक है उसको हम विलियम हार्वे कहते हैं। ये मानव परिसंचरण तंत्र के अंदर जो प्रमुख जनक का पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इसका जनक कौन है तो विलियम हार्वे। और रक्त से संबंधित परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र है उसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। वो इस प्रकार है, देखो, मानव परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में। 2 नंबर में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह। 3 नंबर में पढ़ेंगे हम हृदय के बारे में। तो मानव परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लड या रक्त के बारे में। 2 नंबर पॉइंट होगा हमारा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में। और 3 नंबर पढ़ेंगे हम हृदय या हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम ब्लड या रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट का पहला नंबर वो है रक्त या फिर ब्लड। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्लड क्या है, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो पहला फैक्ट तो ये कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। दोस्तों, संयोजी का मतलब होता है संयोजन करना या जोड़ना, और उत्तक जो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अर्थात रक्त हमारे शरीर में जितनी, कहने का मतलब कोशिकाएं उत्तक उनको आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहला तो रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है रक्त क्या है, तो ऑप्शन में दिया होगा रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। सेकंड में बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा
लगभग 5 से 6 लीटर होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, या फिर उसका जो कुल वजन होता है उसका 7 से 11% रक्त की मात्रा होती है। तो कुल भार या वेट, कुल भार का 7 से 11% भी होती है। लेकिन ये नहीं है कि कौन सा ही भार हो, चाहे मान लो 100 kg का व्यक्ति हो, उसके लिए नहीं। इसके लिए एक आदर्श वजन, जिस व्यक्ति का वेट कितना हो 72 kg, यानी जिस व्यक्ति का वजन 72 किलो हो और जिसके एक आदर्श हाइट जो 5 फुट 6 इंच हो, उस व्यक्ति के अंदर देखे तो उसके कुल भार का कितना प्रतिशत होता है 7 से 11%। ये नहीं कि 100 किलो व्यक्ति है जिसका वेट है उसका 7 से 11%, उसके लिए अलग हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का वजन 72 kg होता है उस व्यक्ति के कुल भार का 7 से 11% भी रक्त की मात्रा उसमें होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो रक्त कैसा विलयन है? रक्त एक बफर विलयन है, ध्यान रखना। और बफर विलयन वो होता है जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करता है सदैव। तो रक्त कैसा विलयन है? रक्त एक बफर विलयन है, रक्त एक बफर विलयन है। और बफर विलयन कौन सा होता है? जो अपने पीएच मान का विरोध करे। बफर विलयन जो सदैव पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करे, परिवर्तन का विरोध करे। तो ये पूछ लिया जाए कि रक्त कैसा विलयन है? तो रक्त एक बफर विलयन है। और बफर विलयन दोस्तों, अगर किसी भी मान लो विलयन को ले लो, अगर वो बफर विलयन है तो वो अपने पीएच के मान में विरोध करेगा। बफर कैसा होता है? यानी जो हमारा रक्त का विलयन है वो कैसा, अम्लीय या क्षारीय? तो हमारा रक्त है वो हल्का क्षारीय है। रक्त हल्का क्षारीय विलयन है। रक्त हल्का क्षारीय विलयन है, अर्थात हम क्षार से बना हुआ कोई प्रोडक्ट खाएंगे तो इस हिसाब से रक्त का जो पीएच मान है वो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हमारा शरीर ऑटोमेटिकली अम्लीय जो प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ा लेता है और इसका मान सदैव अपरिवर्तित रहता है। जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। और 1 यूनिट जो ब्लड होता है, 1 यूनिट ब्लड, उसके अंदर कितना रक्त होता है? तो 1 यूनिट ब्लड के अंदर 350 ml होता है। तो दोस्तों 1 यूनिट के अंदर 350 ml ब्लड होता है। कहाँ पे? इंडिया में। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर अगर 1 यूनिट है तो उसके अंदर 350 ml होगा। अगर भारत को छोड़ दिया जाए, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री को लिया जाए तो वहां पे 420 से 450 ml होता है 1 यूनिट के अंदर। तो 1 यूनिट में 420 से 450 ml अमेरिका और यूरोपीय कंट्री में, इन देशों के अंदर 1 यूनिट जो होता है उसके अंदर 420 से 450 ml ब्लड होगा। कौन कौन से देशों में? अमेरिका ले लो या फिर यूरोप ले लो। भारत के अंदर 1 यूनिट जो होता है उसमें 350 ml ब्लड ही होगा। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त कैसा है? हल्का क्षारीय विलयन है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा 5 से लगभग 6 लीटर की समथिंग होती है। और कुल भार का देखिए तो लगभग 7 से 11% होती है। लेकिन वो एक भार आदर्श होना चाहिए और आदर्श हाइट होनी, यानी जिस व्यक्ति का 72 kg वेट है उसमें ब्लड की मात्रा 7 से 11%, ठीक है, और जिसका हाइट 5 से 6 फुट हो। रक्त कैसा विलयन है? तो रक्त एक बफर विलयन है। और बफर विलयन दोस्तों वो विलयन होता है जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का सदैव विरोध करता है। तो रक्त का जो पीएच है वो लगभग नियत रहता है, 7.4 ही मिलेगा आपको सदैव, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं करने देता है। उसके बाद में रक्त हल्का क्षारीय विलयन है। अगर 7.4 है तो क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 1 यूनिट में जो ब्लड की मात्रा वो 350 ml हमारे इंडिया के अंदर होती है। अगर आउटसाइड में देखिए तो अमेरिका के अंदर 1 यूनिट के अंदर 420 से
450 ml, और यही यूरोपीय कंट्रियों में होता है। अब ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए इसके अंदर सोडियम ऑक्जेलेट या फिर EDTA मिलाया जाता है। ध्यान रखना, ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए इसके अंदर एंटी क्लोटिंग कुछ केमिकल मिला दिया जाए। हमारे शरीर में तो हेपेरिन होता है जो ब्लड को क्लोटिंग होने से रोकता है, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको धक्का जमने से कौन रोकता है, तो हेपेरिन नाम का एक एंटी ब्लड पदार्थ पाया जाता है, वो रोक लेता है। लेकिन जो ब्लड बैंक होती है उसके अंदर जो हमारा ब्लड है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर सोडियम ऑक्जेलेट या फिर EDTA इरिथ्रोडायमीन टेट्रा एसिटिन मिलाया जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए EDTA या सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए EDTA या सोडियम ऑक्जेलेट, लगभग सामान्यतः ये सोडियम ऑक्जेलेट ही मिलाया जाता है हमारे यहाँ। और ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड है उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड को 4.4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड है उसको 4.4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड होता है उसका जीवन काल दोस्तों लगभग 28 से 30 दिन तक होता है। तो ब्लड बैंक में ब्लड का जीवन काल लगभग 28 से 30 दिन का होता है। जो हमारा ब्लड है ब्लड बैंक में दिया हुआ है उसका जो जीवन काल है वो लगभग 28 से 30 दिन के समथिंग होता है। ये तो ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब जो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो ठोस भाग में और एक लिक्विड यानी द्रव के रूप में। तो जो हमारा रक्त है ब्लड ये 100% मानते हैं हम, कितने प्रतिशत, 100%। इसको दो भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। सबसे पहला भाग है वो हमारा द्रव अवस्था, ठीक है। सेकंड नंबर जो भाग होगा वो होगा हमारा ठोस। ये जो द्रव भाग है ये टोटल अगर हम 100% रक्त को माने तो ये टोटल का 55% होता है। कितने प्रतिशत, 55%। ये 55% होता है। तो ठोस भाग हमारा 45% होता है। जो रक्त है अगर उसको हम 100% मांगे दो भागों में डिवाइड करिए तो द्रव के अंदर 55% भाग तथा ठोस के अंदर 45% भाग होता है। द्रव के अंदर जो भाग होता है 55% उसके अंदर जो पॉइंट होता है सबसे पहले प्लाज्मा पाया जाता है। द्रव के अंदर जो भाग होता है द्रव में जो होता है तो ये जो द्रव है इसका एक भाग है जिसका नाम है प्लाज्मा। और जो ठोस है ठोस के रूप में हमारी होती है कणिकाएं।
ठोस के रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 भागों में डिवाइड है। द्रव्य के अंदर प्लाज्मा होता है। टोटल 55% द्रव्य पाया जाता है, उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है ये टोटल का होता है 90 से 92%। 90 से 92% जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो हमारा द्रव है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो ठोस है उसके अंदर होती है रक्त कणिकाएं। ये 3 भागों में है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो हमारा द्रव है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो ठोस के रूप में हमारा रक्त है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर। इस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में 90 से 92% तो पाया जाता है जल। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% तो पाया जाता है जल, और उसके बाद में 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल पाया जाता है, 7 से 8% प्रोटीन पाई जाती है, और इस प्रोटीन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है एल्बुमिन, एक होती है ग्लोबुमिन, एक होती है फाइब्रिन। इस प्लाज्मा को 90 से 92% जल, 7 से 8% प्रोटीन, और प्रोटीन को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो ये जो ग्लोबुमिन प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन है और एल्बुमिन प्रोटीन है। जो फाइब्रिन प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य। और जो ग्लोबुमिन प्रोटीन है ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करती है। तो ग्लोबुमिन प्रोटीन है ये हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोगों से लड़ने की क्षमता वाला जो सिस्टम है उसको डेवलप कौन करती है? ग्लोबुमिन। रही बात फाइब्रिन की, तो ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। उसके बाद में आती है एल्बुमिन, यह परासरणीय क्रियाओं का नियमन करती है। तो जो एल्बुमिन है ये परासरणीय क्रियाओं का नियमन करती है, ग्लोबुमिन प्रोटीन है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करती है, फाइब्रिन है ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। एक नाम आता है दोस्तों सीरम। सीरम ये क्या होता है? जब प्लाज्मा में से कौन से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए? फाइब्रिन। जब प्लाज्मा से फाइब्रिन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए ना, तो जो शेष बचता है वो सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम। ध्यान रखना ये फाइब्रिन नोजन नहीं होगा, क्योंकि फाइब्रिन नोजन निष्क्रिय अवस्था होती है इसकी, और फाइब्रिन सक्रिय अवस्था होती है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे फाइब्रिन नोजन क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये फाइब्रिन ही होगी, क्योंकि हम सक्रिय अवस्था के अंदर लिख रहे हैं तो फाइब्रिन लिखा जाएगा। तो अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो जो शेष पार्ट बचता है वो सीरम में कहलाता है। तो जो द्रव अवस्था है टोटल ब्लड का 55%, उसके स्टेज ऑफ प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है, 7 से 8% प्रोटीन, और ये प्रोटीन 3 प्रकार की होती है। पहली हमारी एल्बुमिन, दूसरी है ग्लोबुमिन और तीसरी है
फाइब्रिन। ठीक है, तो फाइब्रिन प्रोटीन का जो कार्य होता है वो रक्त का धक्का जमाने का कार्य होता है। उसके बाद में जो ग्लोबुमिन प्रोटीन होती है ये हमारा बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, एंटीबॉडी सिस्टम, उसको डेवलप करती है। उसके बाद में जो एल्बुमिन है ये प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करती है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा है ये तो यहाँ तक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड के जो ठोस भाग हो, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठोस भाग है वो 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसे कहते हैं हम रेड ब्लड कार्पल्स, इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और इसे कहते हैं हम प्लेटलेट्स। क्या भी मानो, रेड ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिका। इसे रेड ब्लड कार्पल्स क्यों कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि सेल्स लगते ही इसका मतलब हो जाता है इसमें विभाजन की प्रोसेस होनी चाहिए, और जो हमारी लाल रक्त कणिका है उसमें विभाजन नहीं पाया जाता है, इसलिए रेड ब्लड कार्पल्स। लाल रक्त कणिका है उसका अगर जीवन काल देखें हमारे शरीर के अंदर तो 120 दिन होता है। सबसे पहले इसका जीवन काल देख लिया जाए तो कितना होता है, जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। उसके बाद में आगे की तरफ देखा जाए क्या है, वो लगभग आरबीसी की जो संख्या है वो लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन होती है। यानी आरबीसी की जो संख्या है वो 50 से 55 लाख प्रति घन होती है। यानी 1 सेंटीमीटर वाई 1 सेंटीमीटर के घन के अंदर देखें तो इसकी संख्या 55 लाख प्रति घन होती है। ये किस में होती है, पुरुषों के अंदर होती है, ध्यान रखना, पुरुषों में। आरबीसी की जो संख्या 50 से 55 लाख पुरुषों में होती है और 45 से 50 लाख प्रति घन महिलाओं में होती है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बच्चों कि सबसे अधिक आरबीसी की संख्या किस में होती है, आपके ऑप्शन हो भ्रूण में, बच्चों में, पुरुषों में, महिलाओं में, तो चारों का यही रहेगा घटता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक आरबीसी की संख्या पूछ लिया जाए, सबसे अधिक आरबीसी, सबसे अधिक आरबीसी की संख्या तो भ्रूण अवस्था में होती है, भ्रूण अवस्था में होती है। उसके बाद में देखिए हम तो सबसे अधिक भ्रूण अवस्था में, उसके बाद में देखें तो बच्चों में, उसके बाद में वयस्क में, उसके बाद में पुरुषों में और उसके बाद में महिलाओं में। तो सबसे अधिक आरबीसी की संख्या होती है लाल रक्त कणिकाओं की भ्रूण अवस्था में होती है, उसके बाद में बच्चों में, उसके बाद में वयस्क में, उसके बाद में पुरुषों में, उसके बाद में महिलाओं में। यानी सबसे अधिक भ्रूण में होती है, उससे थोड़ा कम देखें तो बच्चों में, और आगे एक तरफ देखते हैं तो वयस्क में उससे कम, पुरुषों में उससे कम, महिलाओं में उससे कम होती है आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन, संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन पुरुषों में, महिलाओं के अंदर पूछ लिया जाए तो 45 से 50 लाख प्रति घन। सबसे अधिक आरबीसी की संख्या पूछ ली जाए तो भ्रूण अवस्था के अंदर होती है, और ये आरबीसी का घटता हुआ क्रम है। अब आरबीसी की संख्या में कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो सामान्यतः आरबीसी की संख्या में कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो सामान्य आरबीसी की संख्या में
कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो सामान्य आरबीसी संख्या में अगर कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया रोग है वो लगभग 3 या 4 प्रकार के होते हैं। तो एनीमिया के प्रकार देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए तो सामान्य एनीमिया। जो सामान्य एनीमिया है ये हमारे रक्त में आरबीसी में जो लोह तत्व है उसकी कमी से होगा। एक तो Fe+2 की कमी से और विटामिन B6 की कमी से। जो सामान्य एनीमिया होता है दोस्तों वो या तो होगा लोह तत्व की कमी से। और लोह तत्व की कमी किस में होती है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में कमी हो रही है इसका मतलब लाल रक्त कणिकाओं में कमी से। तो सामान्य जो एनीमिया होगा वो लोह तत्व की कमी से या फिर विटामिन B6 की कमी से होगा। उसके बाद में हम आगे देखते 2 नंबर पे आती है हमारी माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो 3 नंबर पे आती है पर्नीशियस एनीमिया। जो 1 नंबर वाली थी वो तो लोह तत्व की कमी से, विटामिन B6 की कमी से। और ये है जो ये फोलिक अम्ल फिर फोलिक एसिड तथा विटामिन B9 की कमी से, B9 की कमी से होता है। ठीक है, ये जो पर्नीशियस एनीमिया है ये विटामिन B12 की कमी से होता है। तो जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है ये फोलिक अम्ल या विटामिन B9 की कमी से। और जो पर्नीशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी से। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसका एक पार्ट हो रहा है वो है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 नंबर पे सिकल सेल एनीमिया। ये सबसे भयानक रोग होता है इस प्रोसेस का। आरबीसी में कमी के कारण जो होने वाला सबसे भयानक रोग कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हमारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन का एक अणु पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है एल्फा और बीटा, उसमें बीटा संरचना के जो उस हीमोग्लोबिन की संरचना होती है उसमें जो बीटा संरचना है उसके 6 नंबर एमिनो एसिड के स्थान पे जो ग्लूटामिन होता है उसकी जगह वेलिन आ जाता है, जिसके कारण इसका जो आकार है आरबीसी का वो परिवर्तित हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। इसको मिटा रहा हूँ 1 मिनट में। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया यह रोग एक अलिंग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण होता है। इस रोग में क्या दोस्तों होता है कि जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है, मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन की संरचना बना रहा हूँ, ये मान लेते हैं हीमोग्लोबिन की संरचना। इसकी जो श्रृंखला होती है इसके अंदर 4 श्रृंखला होती है। एक तो होती है हमारे ऊपर की तरफ एल्फा पेप्टाइड श्रृंखला, ये भी एल्फा पेप्टाइड श्रृंखला, और ये जो हमारी बीटा पेप्टाइड श्रृंखला और ये भी बीटा पेप्टाइड श्रृंखला। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अमीनो एसिड लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या होता है जो 6 नंबर वाला अमीनो एसिड है यहाँ पे
ग्लूटामिन होता है, ग्लूटामिन एमिनो एसिड होता है। तो इस श्रृंखला के अंदर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन का अणु है उसमें जो बीटा संरचना है उसके 6 नंबर एमिनो एसिड पर, 6 नंबर एमिनो एसिड में ग्लूटामिन की जगह पे कौन आ जाता है, इसकी जगह पे एक नया आ जाता है एमिनो एसिड जिसका नाम है वेलिन। ये वेलिन आ जाता है। ये वेलिन आने के कारण जो आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। कौन कैसा होता है, उभयावतल, यानी ऐसे होता है। इस वेलिन के आने के बाद में जो आरबीसी का आकार है वो हंसियाकार यानी जी के समान हो जाता है। यानी सिकल सेल एनीमिया होने के बाद जो आरबीसी का आकार है वो कैसा हो जाता है, जी शेप में हंसियाकार हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, ये हमारा एक हीमोग्लोबिन का अणु था। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अणु है जो उसके अंदर ऊपर की दो संरचना होती है वो एल्फा संरचना होती है, नीचे की तरफ बीटा संरचना होती है। बीटा संरचना के 6 नंबर एमिनो एसिड पे जो हमारा ग्लूटामिन होता है उसकी जगह पे वेलिन आ जाता है, तो हमें सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। यह एक अनुवांशिक रोग भी है, तो यह एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में हीमोग्लोबिन अणु की बीटा श्रृंखला के 6 नंबर एमिनो एसिड, 6 नंबर एमिनो एसिड में उपस्थित ग्लूटामिन के स्थान पर, ग्लूटामिन के स्थान पर वेलिन आ जाता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। यानी आरबीसी का जो आकार उभयावतल होता है वो हंसियाकार हो जाता है। आगे देखते हैं। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये रोग मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक होता है। तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया रोगी मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक होता है। दोस्तों जो सिकल सेल एनीमिया है कि मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक होता है। क्यों होता है? क्योंकि मलेरिया का जो वाहक है या मच्छर है मादा एनाफ्लीज वो आरबीसी पे अटैक करता है। किस पे? आरबीसी पे। ये हमारे शरीर मान लो आरबीसी है, इस पे मलेरिया ने अटैक कर दिया। तो मलेरिया पे जो अटैक किया तो आपको पता है अगर हीमोग्लोबिन हमारी पहले से यानी सिकल सेल एनीमिया रोगी है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है वो तो पहले से ग्रसित होने के कारण खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की संरचना होगी वो इस प्रकार होगी। ठीक है। तो मलेरिया का जो वाहक या मच्छर है अटैक करेगा वो हमारे आरबीसी में आएगा और जो ये हीमोग्लोबिन का आरबीसी के अंदर संरचना है
ये तो पहले से ही खराब हो चुकी है, तो वो उसको ग्रहण नहीं करेगा और वो क्या यहाँ से वापस बाहर ही चला जाएगा। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। आगे देखते हैं, मान लो एक लेडीज है जिसके सिकल सेल एनीमिया है, जिसके सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसके हम ऊपर लगाएंगे HbS, ठीक है। ये दोनों संरचनाएं, अगर रोगी है तो उसकी जीनी संरचना ये होगी, ठीक है। अगर मान लो सिकल सेल एनीमिया का वाहक है तो उसकी संरचना ऐसी होगी। ये रोगी है और ये वाहक है, क्योंकि ये रोग अनुवांशिक है इसलिए वाहक तो होगा। ये रोगी है जिसकी संरचना के ऊपर सिकल सेल एनीमिया की जीन उपस्थित है और इसके अंदर एक साइड में जीन उपस्थित है, इसका मतलब ये वाहक है। प्रश्न क्या आता है एग्जाम में दोस्तों? प्रश्न ये आता है कि एक सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति एक वाहक व्यक्ति से शादी कर लेता है, ठीक है। तो जो उसके बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो मान लो एक सिकल सेल एनीमिया का वाहक है, तो वाहक को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। वो एक है जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है रोगी, ये तो रोगी है दोस्तों, और ये वाहक है। जब एक तरफ सिकल सेल एनीमिया के जीन हो तो वो वाहक होगा, दोनों तरफ हो तो वो रोगी होगा। अगर ये दोनों शादी कर ले तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें सिकल सेल एनीमिया होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखते हैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये HbS, ये HbS, उसके बाद इसको देखते हैं तो Hb और HbS, उसके बाद इसको देखते हैं, ये लो Hb और HbS, उसके बाद में इसको देखते हैं तो Hb और HbS, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो HbS, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी HbS, HbS, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये HbS, उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये HbS, यानी ये जो 50% है ये तो क्या हो गई रोगी, क्योंकि दोनों जो जीन है उसके ऊपर देखो, दोनों में जीन जो रोगी वाहक की है और इसके अंदर एक एक के ऊपर ही है, तो ये क्या हो गई 50% है वाहक हो गई। तो इसका उत्तर ये होगा, मान लो अगर एक सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति, ठीक है, या रोगी एक वाहक महिला से शादी करता है तो उसके जो बच्चे हैं उसमें सिकल सेल एनीमिया की प्रायिकता कितनी होगी, तो 50% बच्चे उसके उसमें सिकल सेल एनीमिया रोग होगा और 50% में नहीं होगा। अब हम देखते हैं आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो पॉलीसाइथेनिया। आरबीसी की अगर संख्या में वृद्धि होती है तो पॉलीसाइथेनिया रोग हो जाता है। तो देखते हैं आरबीसी की संख्या में वृद्धि से पॉलीसाइथेनिया आरबीसी की संख्या में वृद्धि से पॉलीसाइथेनिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया और आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेनिया रोग हो जाता है। आरबीसी संख्या में वृद्धि कब होती है, जब आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं। आप जब सोते रहते हैं, सोते वक्त आरबीसी की संख्या में 5% की कमी होती है। कितने प्रतिशत की? 5% की कमी। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं लगभग 4200 मीटर 5% की कमी होती है, ये तो हो गया। आप 4200 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो
तो आरबीसी की संख्या में वृद्धि तो आरबीसी संख्या में वृद्धि कब होती है? तो ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर आरबीसी संख्या में वृद्धि होने लगती है। वो आरबीसी की संख्या में वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। आरबीसी को मापने में जो आरबीसी का मापन किया जाता है वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो आरबीसी को मापने में हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखें आरबीसी को मापने में हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखें तो आरबीसी का जो जन्म होता है भ्रूण अवस्था में तो जो पलिया है हमारा उसमें होता है, पलिया को हम तिल्ली भी कहते हैं। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है भ्रूण अवस्था के अंदर तो कहाँ पे होता है? पलिया है तिल्ली में। और वयस्क में कहाँ पे होता है? भ्रूण अवस्था में पलिया है तिल्ली में, और वयस्क या फिर बच्चों के अंदर कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा के अंदर, बोरन मेरो में अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो भ्रूण अवस्था के अंदर जो ब्लड का निर्माण है वो पलिया तिल्ली में होता है, वैसे क्या बच्चों के अंदर अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु है वो पलिया के अंदर होती है। सीधे कहाँ पे होती है? पलिया में होती है। तो जो हमारे शरीर का कब्रिस्तान है वो भी पलिया को ही कहा जाता है। तो आरबीसी जो मृत्यु है वो पलिया के अंदर होती है। आरबीसी का जन्म है भ्रूणावस्था में पलिया तिल्ली में होता है, वैसे क्या बच्चों के अंदर अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब देखते हैं आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन ये दो नामों से मिलकर बना है, हिम तथा ग्लोबिन से। हिम प्लस ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन है वो दो नामों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन से। इसकी संरचना देखते हैं हीमोग्लोबिन की कैसी होती है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें क्या होता है? बीच में तो होता है Fe+2, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो संरचना होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड संरचना इस प्रकार होती है। इसके अंदर जो ये होगी एल्फा बीटा वापस एल्फा वापस बीटा चेन, इसकी ये संरचना होती है। 2 एल्फा और 2 बीटा श्रृंखला होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये एक चेन है या फिर एक श्रृंखला है, एक पेप्टाइड ले लो चाहे बीटा ले लो, तो एक पेप्टाइड चेन है वो इनमें से मान लो एक पेप्टाइड चेन वो एक ऑक्सीजन के परमाणु का परिवहन करती है, तो एक O2 का परिवहन करती है। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पेप्टाइड श्रृंखला है, तो चारों श्रृंखलाएं कितने का परिवहन करेगी? ये 4 पेप्टाइड श्रृंखला है तो चारों 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करेगी। इस प्रकार देखें तो अगर एक हीमोग्लोबिन है
वो 4 ऑक्सीजन के परमाणुओं का ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन या ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार फिर ये हीमोग्लोबिन की संरचना है, जिसके अंदर सेंटर में जो फेरस का 2 तत्व होता है, 2 बीटा संरचना, 2 एल्फा संरचना होती है। एक जो श्रृंखला होती है वो 1 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करती है, 4 हो गई तो 4 ऑक्सीजन के परमाणु का परिवहन, अर्थात एक हीमोग्लोबिन का जो अणु वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करेगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। उसके बाद में देखें तो इसको हमें इसके बारे में देखें तो हीमोग्लोबिन एक तो O2 का परिवहन ऑक्सीजन का परिवहन करती है, और इसे हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं, श्वसन वर्णक भी कहते हैं, क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं, तो उसमें ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, इसलिए इसको श्वसन वर्णक भी कहते हैं। और ये जो आरबीसी है उसको लाल रंग प्रदान भी करती है। दरअसल जो हीमोग्लोबिन है उसका रंग तो बैंगनी होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। उसके बाद में जो हमारा ब्लड है उसका लाल रंग हो जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन का अणु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। यह है, इसका रंग तो बैंगनी रंग होता है, ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं होता। और यहाँ पे बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी यहाँ पे हीमोग्लोबिन का एक अणु था, ये ऑक्सीजन का था, ये दोनों साथ में विक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। और इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा? लाल रंग, लाल रंग। तो अगर हीमोग्लोबिन का कभी खुद का स्वयं का देखे तो उसका रंग तो होता है वैसे बैंगनी पर्पल, ऑक्सीजन का कोई होता नहीं। ये दोनों आपस में विक्रिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं जो लाल रंग होता है। लेकिन सामान्य छोटे एग्जाम होते हैं उसमें तो ये दिया जाएगा हीमोग्लोबिन। अगर हाई लेवल के एग्जाम होते हैं तो उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम दिया हुआ आएगा। तो मापन है हीमोग्लोबिन का, मापन है हीमोग्लोबिन का जो मापन होता है वो हीमोमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये तो हीमोग्लोबिन। लेकिन जो कुछ अन्य जानवर जैसे शीप तथा घोंगा होता है उनके आरबीसी का रंग नीला होता है। तो ध्यान रखना, शीप तथा घोंगा की आरबीसी का रंग नीला होता है, क्योंकि इसके आरबीसी में हीमोग्लोबिन की जगह हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है। शीप तथा घोंगा होता है, उसके जो आरबीसी लाल रक्तकणिकाएं हैं उसका रंग नीला होता है, क्योंकि हमारे आरबीसी में तो कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, लेकिन इसके पाया जाता है हीमोसाइनिन। और हमारे आरबीसी में तो Fe+2 पाया जाता है बीच में, लेकिन इनके जो आरबीसी है उसमें Cu+2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Q+, ठीक है ना। तो इनके आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है, जिसका कारण है हमारे तो अंदर जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इनके हीमोसाइनिन पाया जाता है। हमारे आरबीसी सेंटर में Fe+2 पाया जाता है और इनके Cu+2 पाया जाता है। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों। आगे का जो शेष बचा हुआ है उसका हम अध्ययन कल करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।